नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर, और ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको जानने से पहले ये समझिए कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि लूडो का पासा, जो लूडो खेलते हैं उसका पासा हो गया, पजल जो घुमाते हैं, ठीक है, माचिस की डिब्बी हो गई, जोकर की टोपी हो गई, आइसक्रीम का कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, रोटी बेलने वाला जो बेलन है, रोलर है, ठीक है। इस तरह से आपने बहुत सारी आकृतियां आपने दैनिक जीवन में देखी होगी और आपने देखा होगा कि वो किस आकृति की होती है। तो वहां पर जब हम लोग गणित में उसका प्रयोग करते हैं तो ये कुछ आकृतियां आपके सामने दिए गए हैं, और ये पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सारी चीजें हम लोग इसके आगे ये क्लास 10th में भी पढ़ेंगे इसको। अब क्लास 10th में इसका क्या क्या फार्मूला पढ़ना है वही चीजें आपको यहाँ पे बताना है, बेसिक चीजें। तो सबसे पहले ये देखिए, पहली आकृति जो दिख रहा है घन, घन क्या होता है? ये एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी विमाएं एक बराबर होती है। मतलब ये देखिए, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई तीनों एक बराबर होती है, तो उसको घन कहा जाता है। अब घन का कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया अभी, लूडो का पासा जब आप फेंकोगे तो लूडो जो होता है उसका जो पासा होता है वो इसी आकृति की होती है, ठीक है। और जो पजल घुमाते हैं वो भी इसी आकृति की होती है। इसके बाद दूसरा फिगर है, ये घनाभ, क्यूबॉइड इसको बोलते हैं। घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ये तीनों अलग अलग होती है, इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है, तो वो घनाभ होता है। जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, है ना, ईंट देखा होगा, इस तरह से और भी इस प्रकार की आकृति भी आप समझ रहे होंगे, तो वो घनाभ की आकृति का होता है। इसके बाद है बच्चों शंकु। शंकु जैसे कि आप लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में, जोकर की टोपी जो ऐसे लगाते हैं, या जो बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है तो वो ऐसे तिकोना आकार का जो टोपी होता है वो इसी के आकार का होता है, ठीक है। और आप ये भी देखे होंगे जब कहीं सड़क वगैरह, ट्रैफिक वगैरह में आप देखे होंगे बीच में ऐसे ऐसे कोन की तरह खड़ा किया जाता है, वो भी इसी आकृति का होता है, शंकु की आकृति का होता है। बेलन, इस तरह की आकृति भी आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, जैसे कि रोटी का बेलन हो गया, रोलर जो सड़क बनाता है, वो जो रोलर उसको समतल करता है वो भी बेलन की आकृति का होता है। दवा का जो कैप्सूल है अगर आप देखेंगे जो लंबा होता है वो भी देखेंगे तो बेलनाकार होता है, ठीक है। तो इस तरह की आकृति भी आपको दैनिक जीवन में मिल जाती है। इसके बाद है बच्चों गोला। गोला में तो आप जानते हैं जैसे नींबू है, ठीक है, कोई गेंद है, या कोई भी फल या कोई भी गोल वस्तु जो ठोस है वो हमारा गोले की आकृति की होती है। अर्धगोला में जैसे अर्धगोला कटोरा होता है, और किसी मकान के ऊपर अर्धगोला गुंबद आप देखे होंगे, गुंबद की आकृति, तो वो अर्धगोले के रूप में होती है। तो बच्चों, ये जो दैनिक जीवन में आप लोग इस तरह की आकृति देखे हैं, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर आप क्लास 10th में जो आप फार्मूला पढ़ेंगे वो क्लास 9th के फार्मूले को पहले आपका रिवीजन कराएंगे। क्लास 9th में जो जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है उसको हम सबसे पहले एक एक करके उसके फार्मूले को देखेंगे, और उसी फार्मूले से आपको आगे बताया जाएगा, और उसके फार्मूले से आगे के क्वेश्चन को लगाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, यहाँ मैं एक एक आकृति, ठोस आकृति को लेकर के इसके फार्मूले को बताऊंगा और इसको समझाऊंगा। जैसे पहला है घन, इसको क्यूब भी बोलते हैं। इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक बराबर होती है। तो घन की प्रत्येक भुजा अगर आप ए मान लें, घन की प्रत्येक भुजा, घन की प्रत्येक भुजा, इसे हम ए मान लें, तो पहले इसके विकर्ण की लंबाई, तो घन के जो विकर्ण की लंबाई होगी, विकर्ण को डी से दिखाते हैं। विकर्ण देखिए क्या होता है, जब इस घन के अंदर इसके एक सिरे नीचे से इसके अपोजिट ऊपर के सिरे को जब हम मिला देते हैं, ऐसे जाकर के मिलाते हैं, तो ये एक विकर्ण प्राप्त होता है। इसी तरह इसके नीचे से इसके ऊपर वाले सिरे को मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण प्राप्त होगा। ऐसे ही इसके अंदर 4 विकर्ण है बच्चों। तो 4 विकर्ण जो होते हैं वो चारों लंबाई बराबर होती है।
तो यहाँ पे घन के विकर्ण की लंबाई d बराबर होता है a√3। अगर उसकी भुजा की लंबाई आपको पता है a, तो उसके विकर्ण की लंबाई a√3 हो जाता है। इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है इसको समझिए। जो आपने देखा होगा जो पासा होता है लूडो का, उसके 6 फलक होते हैं और सब पे अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो जो 6 फलक है उनका कुल क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये किताब ले लेते हैं, अब देखिए ये जो बुक है, यहाँ पे देखिए एक फलक ये है, एक फलक ये है, 2 ये हो गए, फिर एक ये है, एक ये है, 4 हो गए, फिर एक इधर है, एक इधर है, टोटल 6 हो गए। और ये देखा जाए तो ये घनाभ की आकृति की है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, तीनों अलग अलग है। तो ये जो है घनाभ की आकृति की है बच्चों। तो मैं यहाँ घन की बात कर रहा हूँ, घन में चारों इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो वहां पे उसकी भुजा को मैंने ए मान लिया है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब सोचिए, ये जो आपको सामने वाला जो फलक दिखाई दे रहा है, ये एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपने माना है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर कितने फलक हैं, 6 फलक है, तो इसका जो है 6a स्क्वायर हो जाएगा। 6a स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है घन का आयतन। घन का आयतन, अब आयतन को समझिए बच्चों। किसी भी घन के आकृति, ठोस आकृति के अंदर कितना उसके अंदर स्पेस है, कितना उसके अंदर जगह है, या अगर वो खोखला है तो कितना उसके अंदर हवा है, ठीक है, या अगर ठोस है तो कितना वो मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है, तो वही उसका आयतन होता है। तो आयतन जब करेंगे तो इसका फार्मूला होता है a गुणे ए गुणे ए, यानी जो भुजा की माप a है उसको 3 बार गुणा कर देंगे तो a के घाते 3 हो जाता है। तो घन का आयतन जो है a क्यूब होता है। तो इस तरह से घन के जितने भी फार्मूले हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद अगला नंबर है घनाभ। घनाभ की बात करें अब, तो घनाभ में मैंने बताया कि इसके तीनों बीमाएं जो है अलग अलग होती है। इसकी लंबाई को L से दिखा दें, ठीक है, चौड़ाई को B से दिखा दें और ऊंचाई को S से दिखा दें। तो यहाँ पर घनाभ में अगर मैं लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से दिखा दूं, LBH, तो इसमें पहला फार्मूला विकर्ण के लिए, तो विकर्ण का जो फार्मूला होगा D बराबर ये होगा कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। विकर्ण जैसे मैंने यहाँ आपको बताया वैसे ही विकर्ण यहाँ भी होता है। इसके निचले सिरे से इसके उचली सिरे तक जब मिलाओगे यहाँ पर, या इसको ऐसे मिलाएंगे या इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे 4 इसके अंदर बनेंगे, तो उनके विकर्ण की जो लंबाई होगी ये होगा कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये विकर्ण की लंबाई हो गई। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी वही 6 फलक है, जैसे मैंने अभी आपको किताब के बारे में बताया कि ये घनाभ की आकृति का है। सामने से देखेंगे ये एक आयत है। अब इस आयत में देखो ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, यानी L और B हो जाएगा। तो ऐसे ही इस तरफ भी है, तो LB कैट हो गए, 2 LB हो गए। इसी तरह से यहां से ध्यान से देखो, ये इसकी मोटाई H है और चौड़ाई B है, तो B गुणे H ये हो गया, और इसके अपोजिट ये भी B गुणे H हो गया, तो B गुणे H भी 2 ठो हो गया। अब यहां देखिए लंबाई और ऊंचाई यानी यल गुणे H, यल गुणे H, ये एक आयत पतला सा बन रहा है, इसका क्षेत्रफल, और उसी के अपोजिट इधर भी है, तो 2 ठो यल H हो गया। तो यहाँ पे इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बाद आयतन की बात कर लेते हैं कि घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होगा, तो जैसे मैंने घन के आयतन के बारे में बताया कि उसके अंदर जितना स्पेस है, जितना मटेरियल भरा हुआ है, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है वही उसका आयतन होता है। तो सेम इसी तरह घनाभ में भी वही बात है, तो उसके अंदर कितना मटेरियल भरा है या कितना उसके अंदर हवा है, कितना जगह है, तो वो आयतन हो जाएगा। घनाभ का आयतन, आयतन को V से दिखाते हैं, V बराबर यल गुणे B गुणे H। देखो मैंने अभी घन का आयतन बताया था, तो तीनों भुजा एक बराबर ए क्यूब हो गया था, लेकिन यहाँ पे
ये तीनों अलग अलग होता है तो ये LBH हो जाएगा, LBH, ये इसका आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगली आकृति है शंकु। अब शंकु को समझते हैं। यहां पर जो शंकु है उससे पहले मैं आपको बेलन बताने जा रहा हूं, बेलन के बारे में। बेलन जो आकृति आप देख रहे हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, आप इसको समझो। जैसे मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई के परितः जब हम चौड़ाई को पकड़ के घुमाएंगे तो ये इस तरफ भी आएगा, यानी कि ये चारों बगल ऐसे वृत्ताकार आकृति में ये चारों बगल घूमेगा। तो जब ये घूमेगा बच्चों तो ये एक ठोस आकृति जनरेट करेगा। ठीक है, यानी ये जो घूमेगा इस तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, जो है एक बेलन की आकृति बनेगी, चारों बगल घूमेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले ये आयत था, शुरू में क्या था, ये आयत था। तो आयत की जो लंबाई को आप अक्ष मान के इसके परितः घुमाए थे तो ये लंबाई ही इसकी ऊंचाई हो जाती है। बेलन की जो ऊंचाई है वो उसको h से दिखाते हैं, h से। और जो ये पकड़ के आप घुमा रहे हैं चौड़ाई वाला हिस्सा, ये त्रिज्या कहा जाता है। तो ये जो त्रिज्या है ये इसकी आयत की चौड़ाई हो जाती है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि बेलन का जो आधार होता है, ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये बुक है, अगर मैं इसको ऐसे रोल कर दूं, इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने रोल कर दिया तो ये एक सिलेंडर बन गया, बेलन बन गया। अगर मैं पूरी तरह से इसको घुमा दूं तो ये एक बेलन बन गया। अब बेलन में ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ और इस तरफ दो आधार हैं इसके, ठीक है, और दोनों आधार को ध्यान से देखिए, ये वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, और वृत्त है तो बीच में इसका केंद्र होगा, तो इसकी त्रिज्या भी कुछ होगी। तो त्रिज्या इसको आर से दिखाते हैं, वही त्रिज्या यहाँ पे आर हो जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है, ये जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक जो इसकी हाइट है वो ऊंचाई h होता है, इसको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो बेलन में आपको क्या क्या चीजें मिला, एक तो आधार की त्रिज्या r मिल गई और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h मिल गया। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर जो है बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से दिखाएंगे, और इसकी जो ऊंचाई है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है उसे h से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो फार्मूला होता है ये आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया कि जो आधार है वो क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधार का क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा फार्मूला इसका बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। अब समझिए वक्रपृष्ठ, ये आपके लिए एक नया शब्द आया है, इसको समझिए। वक्र का मतलब क्या होता है, घुमावदार। ये जो रोल किया हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं, और जो समतल होता है, जो सपाट होता है, उसे समतल पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ की बात हो रही है। तो जो वक्र पृष्ठ है वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, इसमें देखिए शब्द संपूर्ण आया, यानी सब मिला के। तो वक्र पृष्ठ तो आपको बताया 2 पाई आर एच। अब एक समतल यहाँ, एक समतल यहाँ, दो ठो यहाँ वृत्त बन रहा है, तो उसको भी जोड़ देंगे, यानी टोटल मिला देंगे। तो टोटल जब मिलाएंगे तो उसको संपूर्ण पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाता है फार्मूला 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर। अगर आप इसका कोष्ठक खोलेंगे तो 2 पाई आर एच, ये वक्रपृष्ठ, जो वक्रपृष्ठ है वक्रपृष्ठ हो जाएगा, और इसको r से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का 2 गुना, एक क्षेत्रफल यहाँ पाई आर स्क्वायर, दूसरा यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट इसका आयतन का फार्मूला होता है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, अभी मैंने आयतन के बारे में बताया कि इसके अंदर कितना स्पेस होता है, तो वैसे ही बेलन में भी होता है। बेलन में भी इसके अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है, कितना मटेरियल भरा है, तो वही उसका आयतन होता है। तो आयतन का फार्मूला जो बेलन का होता है इसे आप याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई है इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पाई का जो मान होता है निकटतम 22/7 या दशमलव में 3.14, ये आप लोग जानते हैं पाई के बारे में। तो ये जो है बेलन का आयतन होता है। तो बच्चों ये जो बेलन के बारे में मैंने बताया है, ये आप क्लास 9th में भी सारे फार्मूले को पढ़े हैं, और यहाँ मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ।
और एक काम करिएगा, आप लोग जब भी इसको पढ़ने बैठे इत्मीनान से तो कॉपी कलम लेके बैठे। ये मैं प्रॉपर आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ और नोट्स के हिसाब से आप पढ़ेंगे, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो कोशिश करिए कि मन बना के पढ़िए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मन आप नहीं लगाएंगे, कहीं और आप मन लगाएंगे, सोचेंगे कि चलिए मैं वीडियो देख लूँ ऐसे, हाँ अच्छा है ये वो, उससे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे मन से एकाग्र होकर के क्वेश्चन को लगाएंगे, समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेलन का इतना फार्मूला मैंने बताया। बेलन में त्रिज्या r होता है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h होती है, और उससे आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब जो ये हिस्सा है इसी को बोलते हैं, तो वक्रपृष्ठ 2 पाई r h, r है त्रिज्या, ऊंचाई है h, पाई का मान 22/7, ये सब गुणा गुणा के रूप में है, सब रख देते हैं, निकल जाता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, वक्रपृष्ठ के साथ साथ ये दो ठो समतल पृष्ठ है, दो ठो वृत्त है, उसका भी क्षेत्रफल उसी के अंदर जोड़ा जाता है, तो होता है 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r। उसके बाद आयतन का जो फार्मूला है, आयतन का मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल भरा है, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h होता है। अब इसके बाद बच्चों शंकु और गोला गोलार्ध को देख लेते हैं, इसके फार्मूले को बता देते हैं। ध्यान दीजिए, सारे फार्मूले को नोट करिएगा, इसके बाद तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगला बच्चों जो ठोस आकृति है वो है शंकु। शंकु को जरा देखिए ये कैसे निर्मित हुआ है। शंकु जो है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा को घुमाने से निर्मित होता है। देखिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो जब इसके लंब वाले भुजा को अक्ष मानकर और बीसी को घुमाया जाए, भुजा के परितक घुमाया जाए, तो ये बीसी इधर भी आएगा, तो ये बीसी डैश हो जाएगा इस तरफ, और ये जो है जो एसी है वो चारों बगल घूमेगा तो वो इधर भी आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से एक शंकु की आकृति प्राप्त होती है। तो शंकु की आकृति कैसे बनती है, जब किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली किसी एक भुजा को अक्ष मानकर और दूसरी भुजा को उसके परितक घुमाते हैं, तो ये ठोस आकृति जो जनरेट होती है इसी को कहा जाता है शंकु। अब इस शंकु में देखिए आपको क्या क्या बीमाएं हैं। शंकु में जो बीमाएं हैं वो देखा जाए तो यहां से यहां तक जो बीसी देख रहे हैं ये त्रिज्या होती है, और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, ये त्रिज्या आर हो जाएगा। और जो इसकी ये सीधी खड़ी वाली जो ऊंचाई है इसे हम एच से दिखाते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है। और जो ये तिरछे वाला आप देख रहे हैं तिरछी ऊंचाई, इसे हम एल से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें मिली हुई है। और ये जो नीचे का हिस्सा इसको आधार भी बोलते हैं। तो आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या आर होता है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है इसे हम एच से दिखाते हैं, और जो तिर्यक ऊंचाई तिरछी वाली है इसे हम एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल से। तिर्यक ऊंचाई इसे हम एल से दिखाते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो है ये एल है, ये एच है, ये आर है। तो ये एक समकोण त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो जो कर्ण का वर्ग है यानी एल का वर्ग है, एल का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये होता है। ठीक है, तो यहां से एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, कड़ी हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये बात आपको समझ में आई बच्चों। ये कब प्रयोग करेंगे, जब आपको ऊंचाई और त्रिज्या अगर मालूम है तो तिर्यक ऊंचाई एल निकाल सकते हैं, या अगर आपको तिर्यक ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पता है तो आर निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी दो चीजें अगर आपको पता है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला की बात करें अगर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ, तो जो जैसे आप आइसक्रीम का कोन, जो आइसक्रीम आप खाते हैं जो कोन होता है, अगर आप उसको पकड़ेंगे कोन को तो वही उसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। तो जो उसका वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। आर मतलब त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, और पाई का मान 22/7 होता है। तीसरा फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा, अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ आया है यानी कि वक्र पृष्ठ के साथ साथ और इसके नीचे वाला
ठीक है, जो कोन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसमें आइसक्रीम भरते हैं वो वृत्ताकार होती है, तो वक्रपृष्ठ के साथ वो भी जोड़ देते हैं, यानी पाई आर एल में जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर आएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला आया ये आया पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। इसके बाद नंबर 4 है आयतन, शंकु का आयतन। आयतन का मतलब वो भैया जो आप आइसक्रीम भरते हो उसके अंदर, यानी कि शंकु का जो आधार वाली हिस्सा है उसके अंदर जितना भी आप पूरा आइसक्रीम भरोगे वो उसका जो जगह होता है वही आयतन होता है। तो यहाँ पर आयतन का फार्मूला इसका तिहाई होता है बच्चों, जो अभी बेलन का आयतन बताए थे पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, तो ये जो फार्मूला है शंकु के लिए हो गया, इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है सबको आप नोट करिएगा। इसके बाद अगला नंबर आता है गोला। गोला, गोला को स्फीयर के नाम से जानते हैं, स्फीयर। जैसे कि ये आकृति आप देख रहे हैं गोला है। गोला क्या है, ये 3 डायमेंशनल एक ठोस आकृति है, जबकि वृत्त जो है 2 डायमेंशनल है, मतलब 2 अक्षीय है। तो जो गोला होता है उसके बीच में एक केंद्र होता है, और केंद्र से उसके सतह को जब मिलाएंगे बिंदु को तो वो जो है त्रिज्या प्राप्त होगा, त्रिज्या। तो गोले की जो त्रिज्या है वो आर से दिखाते हैं, तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या अगर मैं इसको आर ले लूं, स्मॉल आर, तो इसका पहला फार्मूला गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। अगर आप ध्यान से समझिए तो जैसे आप नींबू लो, पूरा गोला होता है, या गेंद ले लो, वो पूरी तरह वक्रपृष्ठ होता है और वही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, उसमें कहीं समतल नहीं होता है, पूरी तरह से वक्रपृष्ठ होता है, वही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। और गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिए 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्रपृष्ठ होता है। इसके बाद वही वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ भी हो जाएगा। गोले का आयतन, अगला है गोले का आयतन। गोले के अंदर कितना मटेरियल है, या खोखला है तो इसके अंदर कितना स्पेस है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घाते 3, 4/3 पाई आर की घाते 3। ये गोले के फार्मूले हैं। त्रिज्या अगर आर है तो ये वक्रपृष्ठ होता है और ये आयतन होता है। अब इसके बाद अगला नंबर है अर्धगोला। तो अर्धगोला को, जो अर्धगोला होता है इसको देखिए ध्यान से, यहाँ इसका केंद्र है और केंद्र से जो ये सिरा मिलाया गया है ये इसकी त्रिज्या आर हो जाएगी। जब आप नींबू को आधा काटोगे तो जो आधा नींबू है वही क्या है, वही तो है अर्धगोला। अब वो अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अगर उसके नींबू जो आधा है उसके बीच में पॉइंट को लेकर मिलाएंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। तो अब इसका वक्रपृष्ठ, इसका जो वक्रपृष्ठ होगा अर्धगोले का, ये इसका आधा हो जाएगा, गोले के वक्रपृष्ठ का आधा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है, जो वक्रपृष्ठ है और उसके साथ साथ जो ऊपर का हिस्सा है वृत्ताकार, नींबू जब आधे पर से काटोगे तो ऊपर वृत्त मिलेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये जो है अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ है वो 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर कुल मिला के कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगला है आयतन। ठीक है, आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा, 4/3 का जब आधा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको आप रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो इस पे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो अब आइए बच्चों देखते हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए ठोसों का संयोजन पहले समझते हैं। आपके पास जो 3 आकृति मुख्य रूप से, जैसे पहला बेलन, दूसरा शंकु और तीसरा गोला। ठीक है, गोला या गोलार्ध मतलब अर्धगोला। तो यहां पे समझिए बात को, इनका संयोजन लेंगे, जैसे एक बेलन और एक शंकु को मिलाएंगे
तो मिलाने से जो ठोस आकृति नहीं बनेगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, या शंकु और अर्धगोला को मिलाएं तो उससे आपको जो आकृति मिलेगी वो हमारा जो है एक नया ठोस आकृति प्राप्त होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बेलन और शंकु मिलाने से क्या बन सकता है। अगर मैं बेलन और शंकु दोनों का संयोजन कर दूं, दोनों को मिला दूं, संयोजन कर दूं इसमें, तो कौन सी आकृति तैयार होगी। तो देखिए इसको आप इमेजिन करिए, जैसे मान लीजिए ये यहां पर देखिए ऐसे, जैसे मैंने एक बेलन ले लिया, ये देखिए बेलन है, बेलन के ऊपरी वाले सिरे पर ये मैंने शंकु ले लिया छोटा सा, तो ये दोनों का संयोजन हो गया। मतलब एक बेलन के ऊपर ये शंकु रखा गया है और दोनों की जो आधार की त्रिज्या है वो दोनों सेम है, तो ये इस तरह से जो आकृति बनी है ये क्या है, इन दोनों का संयोजन है। अब ये इस तरह की आकृति आप देखें, ये क्या है, ये मिसाइल है या रॉकेट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो रॉकेट होता है, या इसको मिसाइल भी कह सकते हैं, मिसाइल, ठीक है। तो इस तरह का, या अगर मैं छोटा सा बेलन बनाऊं, इस तरह से ये मैं बेलन बना दूं ऐसे करके, और इसके ऊपर ये शंकु बना दूं ऐसे, तो ये इस तरह का भी आप टेंट देखे होंगे। टेंट नीचे गोलाकार है, ऊपर से शंकुआकार है, ये एक टेंट की आकृति भी आप समझ सकते हैं इसको। तो ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल पर पेंटिंग करनी है, या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का वक्र पृष्ठ है और उसके बाद नीचे बेलन का वक्र पृष्ठ है, दोनों को मिला दिया गया तो संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर समझिए ये टेंट है, टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो ये देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ जो है और ऊपर से शंकु का वक्र पृष्ठ, तो ये मिला करके संयोजन इसी को बोलते हैं। अब आइए शंकु और गोलार्ध को मिलाएं, अगर शंकु और गोलार्ध, तो ये क्या बन सकता है। अगर मैं नीचे एक गोलार्ध बना दूं ऐसे, और इसके ऊपरी सिरे पर जो है शंकु बना दूं इस तरह से, तो देखिए बच्चों ये क्या है, अगर ये देखेंगे तो ये लट्टू है, ठीक है। तो लट्टू की आकृति में नीचे अर्धगोला और ऊपर शंकु के आकार का इस तरह से जो बनता है, और इसी में जो है वो लगा रहता है, जो उसमें जिससे आप खेलते हो, तो आप इस ये जो नचाते हैं वो इसमें गूंज उसको बोलते हैं। तो ये जो आकृति है ये लट्टू हो गई, अर्धगोला और शंकु से बन गया। तो यहाँ भी दो ठोसों का संयोजन है, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद बेलन और गोलार्ध को अगर मिलाएं, बेलन धन गोलार्ध, तो अगर बेलन और गोलार्ध को मिलाएं तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक बेलन है, ये एक बेलन हो गया, और इसके इस सिरे पर मैंने गोलार्ध बना दिया और इस सिरे पर भी मैंने गोलार्ध बना दिया। तो आप देखिए जैसे कैप्सूल देखें, जो खाने वाला दवा का कैप्सूल होता है उसके बीच में तो बेलनाकार होता है, किनारे किनारे अर्धगोला होता है। कभी आप लेकर के देखिएगा तो वो इस आकृति की होती है, यहाँ दो किनारे पर अर्धगोला है और बीच में बेलन है, ये दवा का कैप्सूल हो गया। तो इस तरह से आपको दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इन तीनों ठोस आकृतियों में से किन्हीं दो या तीनों मिलाने से जो नया आकृति प्रयोग प्राप्त होगी वही ठोसों का संयोजन होता है। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए इसी का निकालना है, तो ये बीच में बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगा देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगाना है, ये केवल वक्र पृष्ठ लगाना है। और अर्धगोला दोनों तरफ है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इधर और इधर, दो से गुणा करके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जब ये सभी को जोड़ देंगे तो ये हमारे पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब इसके अंदर कितना आयतन है, कैप्सूल को अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर दवा मिलेगा, तो वो जो दवा अंदर भरी जाती है वो क्या है, वो उसके अंदर का आयतन है। तो जब कैप्सूल का आयतन निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, तो आयतन का भी फार्मूला लगाएंगे उसमें। जो आपको सारा फार्मूला मैंने नोट कराया है उन संयोजन में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये चीजें अगर आप बेसिक समझेंगे तब आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो अब आइए मैं अब एनसीईआरटी की बुक से एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, उसके क्वेश्चन को देखा जाए, उसको किया जाए, तब आपको इसको क्लियर समझ में आएगा। आइए बच्चों अब इसका जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं।
तो बच्चों एनसीईआरटी की बुक से मैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल रख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में लिखा है, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है और जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। आकृति इसका दिया गया है, फिगर को देख सकते हैं। और लट्टू की पूरी ऊंचाई जो है 5 सेमी है और उसका व्यास जो है 3.5 सेमी है। तो यहाँ पर जो है रशीद को बर्थडे में क्या मिला? एक लट्टू उपहार मिला। अब वो लट्टू कैसा है? लट्टू जो है नीचे से शंक्वाकार, ऊपर से अर्धगोलाकार है और उसका जो व्यास है वो 3.5 सेमी है और पूरी ऊंचाई जो है 5 सेमी है। और उस पर क्या करना चाहता है? पेंटिंग करना चाह रहा है उस पर। तो बताइए कि जो है कि जब वो उसको करना चाह रहा है तो उसके द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब लट्टू को रंग किया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? और पाई का मान 22/7 लेना है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है, आपको दिख रहा है वहां पर। तो अब आइए सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब आप इसके फिगर को समझेंगे तो यहाँ पर जो ये लट्टू दिया गया है नीचे से शंक्वाकार है, नीचे से शंकु के आकार का है और ऊपर से जो है अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का इस तरह से दिया हुआ है। इसकी जो पूरी हाइट है, लट्टू की जो पूरी हाइट है वो 5 सेमी है, 5 सेमी है। और जो इसका व्यास है, देखिए बात को समझिए, यहाँ पर जो शंकु का आधार है, नीचे से शंकु का आधार और अर्धगोले का आधार दोनों सेम है और ये दिया है कितना? 3.5 सेमी। यहां से लेकर यहां तक 3.5 सेमी दिया है। तो सबसे पहले ये जानकारी ले लेते हैं कि इसकी जो उभयनिष्ठ त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो r बराबर कितना है? व्यास तो दिया है, पहले व्यास लिख लेते हैं। व्यास बराबर 3.5 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर 3.5/2 सेमी, ये त्रिज्या हो गई। उसके बाद जो नीचे शंकु है इसकी ऊंचाई h पता कर लो। शंकु की ऊंचाई हमें h बराबर पता करना है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, पूरी ऊंचाई तो 5 है, तो इस 5 में से ये वाली जो अर्धगोले वाला हिस्सा है यहां से यहां तक, ये कितना है? तो जितना इसकी त्रिज्या है उतना ही इसकी गोलार्ध की ऊंचाई भी है। तो ये त्रिज्या कितना है? ये वही गोलार्ध की ऊंचाई जो 3.5/2 जो ये त्रिज्या है, यही उसका ऊपर भी है। तो 5 में से 3.5/2 घटा देंगे। एक चीज और बता दूं, ये 3.5 का मतलब होता है 7/2 और यहाँ पर 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ 7/4 और ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20 में से 7 घटाएंगे 13, 13/4 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई आ गई और शंकु की त्रिज्या 7/4। ठीक है, अब याद रखिए इस पे रंगाई करनी है और रंगाई करने के लिए क्या चाहिए? वक्रपृष्ठ चाहिए, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l, तो l चाहिए आपको। तो यहां से l निकालना पड़ेगा। तो l का तिर्यक ऊंचाई l बराबर फार्मूला बताए थे, l बराबर √r² प्लस h²। यहां से पहले निकाल लेते हैं। r है 7/4 का स्क्वायर प्लस 13/4 का स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां से इसको मैं यहां लिख रहा हूं, L बराबर कड़ी में ये 49/16 प्लस ये 169/16 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 9 9 18 1 6 1 7 4 11 1 1 1 2 218/16। ठीक है, इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 9 9 18 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 1 1 2 218/16 को ये 2 से काटिए या मत काटिए। इसका जो है कि कड़ी का मान इसको निकालेंगे तो इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा लेकिन आपको तो करना पड़ेगा कलम से, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो पेन से करना है। ठीक है,
तो बच्चों देखिए यहाँ पर जब मैंने भाग दे करके इसका वर्गमूल निकाला तो ये लगभग आ रहा है 3.69, 3.69, और इसका निकटतम मान ये 6 है, ये 5 से ज्यादा है तो इसको 7 कर सकते हैं, 3.7 सेमी। ये मैंने एल निकाल लिया, एल की जरूरत पड़ेगी तो ये एल हो गया। उसके बाद जो है, इसके बाद बच्चों एल तो हो गया, तो हमें शंकु का वर्कपीस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर एल लगा देंगे। तो अब यहां लिखते हैं लट्टू को मोमिया रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। और बच्चों क्षेत्रफल में क्या क्या रहेगा, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है बच्चों। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल, याद रखिए जो आर है वो दोनों के लिए, ये जो आर है दोनों के लिए सेम है, पाई आर यल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां से देखिए कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन कर देंगे तो एल प्लस 2r हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखना है, क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो पाई का मान 22/7 लेना है, पाई बराबर 22/7। तो 22/7, आर का मान, आर देखिए कितना है 7/4, 7/4 ले लो। एल का मान 3.7 धन 2 गुणे आर का मान, आर वही 7/4 है, 7/4 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ई देखो 7 से कट गया, ये 2 दूनी 4 और ये 11 हो गया। 11/2, यहां से देखिए 11/2 ब्रैकेट में 3.7 धन, ये 2 से काटिए 2 दूनी 4, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 मतलब 3.5, और यहाँ से 11/2 गुणे, इसको जोड़ दिया जाए, 5 7 12 की 2 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 7.2, और फिर इसके बाद इसको गुणा कर देते हैं। तो जब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, और ये 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 3.6, 11 गुणे 3.6 गुणा कर दीजिए, 11 छका 66 की 6 हासिल आया 6, 11 तिया 33, 6 39, एक अंक पे दशमलव लगा दो, 39.6 सेमी स्क्वायर, 39.6 सेमी स्क्वायर, लगभग ये इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या था, लट्टू मिला था उसको उपहार में, ठीक है, और लट्टू किस आकार का है, ऊपर से अर्धगोला, नीचे से शंकु के आकार का, और उसकी त्रिज्या कितना, व्यास दिया था 3.5 सेमी, तो इसका आधा करते हैं तो त्रिज्या मिल जाता है, उसको मैंने भिन्न में लिया हुआ है। और जो ऊंचाई h है वो जो है, देखिए पूरी ऊंचाई 5 सेमी दिया था, उसमें से ये वाली त्रिज्या घटा दिया, 5 में से 7/4 घटा दिया, तो ये जो आया ये शंकु की ऊंचाई हो गई। अब जब r और h आपको पता है तो ये फार्मूला लगा के l निकाल लो। एल निकालने के लिए देखिए कितना आया है, 3.7 सेमी आया है, ये आप कैलकुलेटर से मैंने किया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब इस लट्टू पर जो कलर करना है मोमिया रंग से, वो जो है किस पर होगा, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ पर और शंकु के वक्रपृष्ठ पर होगा, तो दोनों के वक्रपृष्ठ को जोड़ देना है। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, और इस तरह से ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, ये इसका आंसर आ गया। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा इसका एग्जाम्पल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए इसमें क्या लिखा है। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, खोखले बेलन जैसा उसका आकार है, और उसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेमी है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका फिगर भी दिया गया है। तो फिगर में आप देखेंगे कि एक बेलन के आकार का जो दिया हुआ है वो पक्षी स्नानागार है, यानी पक्षियों के लिए नहाने के लिए एक बनाया गया है, तो बेलनाकार है, और उसके ऊपर से जो है एक अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है इसकी पूरी ऊंचाई 1.45 मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या 30 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका फिगर है, इसके फिगर में आप मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे तो बेलन है, बाहर से बेलन की आकृति है और ऊपर जो है इसके अंदर जो है ध्यान से देखेंगे तो ये अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले के आकार का ये बर्तन है इस तरह से, ठीक है। यानी इसके अंदर जो जगह है बाहर से बेलनाकार, अंदर से अर्धगोलाकार है। पूरी ऊंचाई दिया हुआ है, पूरी ऊंचाई दिया है 1.45 मीटर, ये इसकी पूरी ऊंचाई है। और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या क्या लेंगे, इसके केंद्र से ये दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो त्रिज्या है r बराबर 30 सेमी और जो कुल ऊंचाई है, जो पूरी ऊंचाई है स्नानागार का, वो h बराबर 1.45 मीटर। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 1.45 इंटू 100 ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 145 सेमी। ये इसका पूरा ऊंचाई सेमी में आ गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई। जो त्रिज्या है ये दोनों के लिए है, बेलन के लिए भी है और उसके साथ साथ अर्धगोले के लिए भी है। तो यहाँ पर इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या क्या आएगा। बाहर से देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है, बाहर से जो है बेलन का वक्र पृष्ठ, और अंदर देखिए अंदर जो है वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से जब कॉमन निकालेंगे पाई आर तो 2h प्लस 2r, अच्छा 2 भी कॉमन है, 2 भी इसमें से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा h प्लस r, ठीक है। अब यहां पर जो है मान को रखा जाए। पाई के मान के बारे में इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पाई के मान के बारे में यहां पर जो है 22/7 ही लेना है क्योंकि कुछ कहा नहीं है। पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 30 है और कोष्ठक में h का मान, h जो है 145 आया है, 145 और r का मान 30, ठीक है। अब ये 22 दूना 44 गुणे 30/7 और इसको जोड़ेंगे तो 175 आएगा, 145 धन 30 175। अब इसको देखिए काटिए, ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ठीक है कट रहा है। अब इसके बाद ये 30 से गुणा करेंगे तो 0 बढ़ा लो, 3 से गुणा, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13। अब फिर इसमें 25 से गुणा करना है तो 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 में 0 से गुणा 0 होगा, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 या 75 5 80 हासिल 8, 25 कम 25 8 33,000 सेमी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसका आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 33,000 है इसमें 100 गुणे 100 से भाग दे दीजिए, ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 सेमी में 1/100 मीटर, तो 1 सेमी स्क्वायर में 1/100 गुणे 100 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 3 जीरो इससे कटेगा तो 1 जीरो बचेगा और 1 जीरो की वजह से 33/10 3.3 मीटर स्क्वायर ये आ गया पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसको देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए इसमें, ठीक है बच्चों। ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को 2 ठो कराया है, 1-2 एग्जाम्पल और उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको देख लें, समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें और अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक को लेके आएंगे और पढ़ाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हम जो है और आप लोगों को अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा सकें, आपको बता सकें, ठीक है।
अगले वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा। इसी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सारे क्वेश्चन को कराएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।